मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब का संविधान सभा का आखिरी भाषण होता है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप इस बात को भी महसूस करेंगे, आप सीखेंगे इस बात को कि किसी की अगर हमें आलोचना भी करनी है तो कैसे आलोचना करनी चाहिए ताकि सामने वाले को वो प्रशंसा ही लगे। आइए अब हम बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप महसूस करेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में किस किस का अहम योगदान रहा है। ये बात सत्य है कि बाबा साहब निश्चित रूप से प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और सर्वसम्मत बने थे। और आज के इस संदेश में आप देखेंगे कि बाबा साहब इस निर्णय को लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जानकर आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे बाबा साहब की प्रतिक्रिया जानकर। तो आइए अब बिना विलंब के हम शुरू करते हैं 25 नवंबर 1949 को दिया गया बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण का आज का अंश। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। मसौदा समिति के कार्य की ओर बाबा साहब कहते हैं, देखते हुए ऐसा लगता है आयुष्मान नजीरुद्दीन अहमद को उसे पूरी तरह नकारना उनका कर्तव्य है। उनकी राय में मसौदा समिति का काम न केवल नकारने योग्य है बल्कि उससे भी हीन स्तर का है। मसौदा समिति द्वारा किए गए कार्य के बारे में अपनी राय प्रकट करने का अधिकार हर किसी को है, नजीरुद्दीन को भी है। मसौदा समिति के किसी भी सदस्य से अधिक बुद्धिमान होने का नजीरुद्दीन को भरोसा है। मसौदा समिति उनके इस दावे को चुनौती नहीं देना चाहती बल्कि संविधान सभा को वह मसौदा समिति पर नियुक्त होने लायक हैं, ऐसा ही लगता है। इसलिए उनका हमारे बीच स्वागत करने में मसौदा समिति को खुशी ही होती। संविधान निर्माण के कार्य में उन्हें योगदान का अवसर अगर नहीं मिला तो निश्चित रूप से संविधान समिति का कोई दोष नहीं है। मसौदा समिति पर अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए नजीरुद्दीन अहमद ने उसे एक नया नाम दिया है। वह मसौदा समिति को भ्रमण करने वाली समिति कहते हैं। व्यंग्य कसने में नजीरुद्दीन को निश्चित रूप से खुशी मिलती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्हें एक बात के बारे में स्पष्ट जानकारी शायद नहीं है कि अनियंत्रण के कारण बहते जाना और बहते हुए पर नियंत्रण रखने में फ़र्क होता है। परिस्थितियों पर नियंत्रण इसलिए मसौदा समिति कभी बह नहीं गई। एग्जाम्पल, शानदार एग्जाम्पल बाबा साहब देते हैं। जहां मछली जाल में नहीं फंसने वाली थी वहीं जाल बिछाकर वे बैठी नहीं रहीं। जो मछली वह पकड़ना चाहती निश्चित रूप से जहां पर संभावना थी कि मछली मिलने की संभावना है, वहीं उसने अपना जाल बिछाया था। बेहतर कुछ पाने के लायक करना, इसका मतलब भटकना नहीं होता है। ये कहकर नजीरुद्दीन संविधान समिति को अभिनंदन नहीं करना चाहते, ये मैं जानता हूँ। फिर भी मैं उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे समिति के अभिनंदन के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। दोषपूर्ण सुधारों को परे रखकर अगर योग्य सुधारों को स्वीकारने की ईमानदारी और साहस मसौदा समिति नहीं दिखाती तो ही वह अपने कर्तव्य से हट जाती और इसके प्रति की झूठी बातों की बलि चढ़ने की दोषी कहलाती। ये अगर गलत है तो उस गलती को बेझिझक मानकर उनमें सुधार लाने के लिए मसौदा समिति ने कोशिश की, इसमें मुझे खुशी है। एक सदस्य के अपवाद को अगर छोड़ दें तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा मसौदा समिति द्वारा किए गए काम की भरपूर प्रशंसा की है, इसकी मुझे खुशी है। एक सदस्य कौन? नजीरुद्दीन अहमद। मसौदा समिति द्वारा जो परिश्रम किए गए
उनका स्फूर्तता से स्वीकार कर खुले दिल से प्रशंसा किए जाने से मसौदा समिति को खुशी होगी, इसका मुझे भरोसा है। संविधान सभा के सदस्य और मसौदा समिति के मेरे सहयोगियों ने मुझ पर अभिनंदन की जो वर्षा की है, उससे मैं इतना गदगद हुआ हूँ कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए मेरे पास यथा योग्य शब्द नहीं बचे हैं। संविधान सभा में आते हुए आरक्षित जातियों के हितों की रक्षा करने के अलावा मेरी कोई बड़ी आकांक्षा नहीं थी। इससे बड़ी जिम्मेदारी के काम के लिए मुझे आमंत्रित किया जाएगा, इसका मुझे थोड़ा भी एहसास नहीं था। सामान्य साथी, आप महसूस कीजिए, आप बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि संविधान सभा में रहकर हम अपने आरक्षित जातियों के लिए, SC, ST, OBC के लिए हम खास कर कुछ बेहतर कर पाएँ संविधान में, और इसलिए बाबा साहब संविधान सभा में आए थे, चुनकर आए थे। तो ऐसे में यहाँ पर अब बाबा साहब क्या कहते हैं, आप दिल थाम कर बैठिए मेरे साथियों, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि मसौदा समिति में मुझे चुना गया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए जब मुझे चुना गया तब तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मसौदा समिति में मेरे मित्र सर आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे मुझसे बड़े अच्छे और योग्य व्यक्ति थे। इतना भरोसा कर मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर उन्होंने मेरा चयन किया और देश सेवा का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं संविधान सभा और मसौदा समिति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बाबा साहब आगे कहते हैं, यहाँ पर हर्ष ध्वनि होती है सम्मानित साथियों जब बाबा साहब इस तरह से कहते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन ये केवल मेरा काम नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। मसौदा समिति के अन्य सदस्यों का भी इसमें हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, 141 दिनों तक इस समिति ने काम किया। नए सूत्र ढूंढकर निकालने की इस समिति की कल्पनाशीलता और कई मुद्दों को अपने विचारों में समाहित करने की सहनशीलता के बगैर संविधान निर्माण का ये कठिन काम सफलता के साथ पूरा नहीं हो पाता। इसके श्रेय का बड़ा हिस्सा संविधान का ढांचा बनाने वाले प्रमुख आयुष्मान S.N. मुखर्जी का भी है। जटिल प्रस्तावों को आसान और स्पष्ट कानूनी स्वरूप में परिवर्तित करने की तथा इसके लिए कठोर परिश्रम करने की उनकी क्षमता शायद ही किसी और में हो। वह समिति की एक बहुमूल्य रत्न है। उनके सहयोग के बगैर संविधान को पूरा करने के लिए समिति को कई वर्षों तक काम करना पड़ता। आयुष्मान मुखर्जी के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का जिक्र मुझे करना ही होगा। कितना मुश्किल काम उन्होंने पूरा किया है, कितना कठोर परिश्रम उन्हें करना पड़ा। मुझे एहसास है कि कभी कभी उन्होंने आधी रात जाग कर काम पूरा किया है। उनकी कोशिश और उनके सहयोग के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार पुनः हर्ष ध्वनि होती है सम्मानित साथियों। बाबा साहब आगे कहते हैं, संविधान सभा अगर विभिन्न घटकों का बिखरा हुआ समुदाय बनकर रहती तो यहाँ काला पत्थर वहाँ सफ़ेद पत्थर दिखाई देने वाली सीमेंट के इस्तेमाल के बगैर बनी सड़क की तरह हर सदस्य और हर समूह अपने आप में एक कानून बनकर रहता। मसौदा समिति के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाता। अफरा तफरी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। समिति में कांग्रेस के अस्तित्व के कारण कामकाज व्यवस्थित और अनुशासन ढंग से हो पाया। अफरा तफरी पैदा होने का कोई मौका ही उत्पन्न नहीं हुआ। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब कांग्रेस का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आखिर क्यों ये जो संविधान सभा में अनुशासन कायम हुआ उसके लिए कांग्रेस का भूरी भूरी प्रशंसा बाबा साहब करते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के कारण ही संविधान समिति को संविधान के हर अनुच्छेद और हर संशोधन के भविष्य के प्रति यकीन हुआ और संविधान प्रस्तुत करना आसान हुआ। इसी कारण मसौदा संविधान सभा में आसानी से पारित होने का श्रेय कांग्रेस पार्टी को भी देना होगा। सभी सदस्य अगर पार्टी के अनुशासन से बंधे रहते तो संविधान सभा का कामकाज बड़ा नीरस हो जाता। पार्टी की अनुशासन संबंधी कठोर नीति के कारण सभी केवल हामी भरने वाले समूह मात्र में परिवर्तित होकर रह जाते। संयोग से समिति में कुछ विद्रोही लोग भी थे। उनमें मुख्यतः आयुष्मान कामत,
डॉक्टर PS देशमुख, आयुष्मान सिद्धवा, प्रोफेसर सक्सेना और ठाकुरदास भार्गव का भी समावेश था। उनके साथ ही प्रोफेसर KT शाह और हृदयनाथ कुंजरू का जिक्र करना ही पड़ेगा। उनके द्वारा उपस्थित किए गए मुद्दे सैद्धांतिक थे। मैं उनकी सूचनाओं को स्वीकार नहीं कर पाया, इसका मतलब उनकी सूचनाओं का मूल्य कम था, ऐसा नहीं होता। समिति के कामकाज में जिंदा दिल बनाए रखने के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान का महत्व कम नहीं होता। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। देखिए किस तरह से बाबा साहब ने संविधान सभा में जो लगातार उग्रवादी की तरह मतलब उग्र होकर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, बावजूद इसके बाबा साहब ने उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया। सम्मानित साथियों, क्या हमारा आपका इतना बड़ा दिल है कि हम हर किसी के प्रति सम्मान का भाव रखें, नफरत का भाव न रखें, भले ही वो अपनी परिस्थिति बस अपनी प्रतिक्रिया अलग तरीके से देते हों। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हमें भी बड़े दिल का बनना होगा। उन बाबा साहब कहते हैं उनके बगैर संविधान के मौलिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने का मौका मुझे नहीं मिलता। यदि मान लीजिए अगर उग्र लोग ना होते तो कोई भी मौलिक अधिकार या कोई भी अनुच्छेद को कैसे एक्सप्लेन किया जाता? सीधे सीधे अनुच्छेद आता, मौलिक अधिकार आते और उनको सीधे सीधे स्वीकार कर लिया जाता। एक्सप्लेन करने का मौका तब आया जब प्रश्न चिन्ह लगाया गया, तब एक्सप्लेन किया गया, सुधार किया गया, हर वो कार्य किया गया जो देश हित में हो, भविष्य के हित में हो, भारत के भविष्य के हित में हो। यूं ही नहीं, भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है दुनिया का। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि उनके बगैर संविधान के मौलिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने का मौका मुझे नहीं मिलता। असल में संविधान पारित करने के तकनीकी हिस्से से भी ये अधिक महत्वपूर्ण है। और अध्यक्ष महोदय, इस सभा का कामकाज आपने जिस तरह संभाला, कौन है अध्यक्ष महोदय? संविधान सभा के सम्मानित अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति बाबा साहब अपना सम्मान, अपना आदर भाव किस तरह से उड़ेल देते हैं, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। बाबा साहब कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, इस सभा का कामकाज आपने जिस तरह संभाला, उसके लिए आखिर में मुझे आपके प्रति आभार व्यक्त करना ही होगा। इस सभा के कामकाज में जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया, उनके साथ जो आप अपनत्व और सम्मान के साथ पेश आए, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ सुधार केवल तकनीकी से संबंधित होने का कारण बताते हुए नकारने की कोशिश की गई। मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित कुछ सुधार केवल तकनीकी से संबंधित होने का कारण बताते हुए नकारने की कोशिश हुई। मेरे लिए बेक्षण बहुत ही चिंताजनक थे। बाबा साहब कहते हैं कि संविधान निर्माण के कार्य को सफल बनाने के उद्देश्य से आगे ले आए गए कठोर कानून को आपने अनुमति नहीं दी, इसलिए खासकर मुझे आपको धन्यवाद देना है। और इस तरह से अध्यक्ष महोदय के प्रति बाबा साहब ने अपना सम्मान प्रकट किया। सम्मानित साथियों, आज का प्रश्न है, आपने अंत तक वॉच किया है तो आप आंसर जरूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। संविधान सभा के इस पूरी प्रक्रिया के सलाहकार कौन थे? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सलाहकार कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। यदि आपने ध्यान से सुना है तो निश्चित है कि आप आंसर कर पाएंगे। एक ही प्रश्न हम आपसे पूछेंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्ति की ओर ले जाने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की थी, जो पूरी नहीं हो पाई। वर्तमान में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। सामान्य साथियों, हमारा आपसे अनुरोध है कि दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान करते हुए आप जरूर अपना अमूल्य योगदान जरूर दें, ताकि ये जल्द ही वैचारिक सेंटर बनकर तैयार हो सके। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ
यदि आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी आह्वान के साथ, निवेदन के साथ दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।